जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेकर गए हैं हिंदी का क्लास। लाइव तो मैं दे ही रहा था कंटिन्यू। ऐसे में अगर कंटिन्यू सिर्फ लाइव देता रहा ऑब्जेक्टिव का तो चैप्टर रुक जाएगा। तो सप्ताह में 2 दिन आपको मैं चैप्टर दे दूंगा मैथिली एंड हिंदी का, और फिर डेली शाम को 7 बजे जो दिन बचता है मैं आपको लाइव में ऑब्जेक्टिव के साथ मिलूंगा। तो आज आपका नन हिंदी लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है आपका पीपल। क्या नाम है? पीपल। चैप्टर का नंबर है 14 और जिसके रचनाकार है गोपाल सिंह नेपाली। रचनाकार कौन हो गए? गोपाल सिंह नेपाली जो है पीपल के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज फिर हम आपको नन हिंदी पढ़ाएंगे, जो कि नन हिंदी का एक वीडियो दीदी की डायरी अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो है हम जो है वो ये चैप्टर, तो आपके पास ये पेज नंबर 61 चैप्टर नंबर 14 है। यदि है तो आप चैप्टर को निकाल लेंगे और हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर जो दिया हुआ है ना येलो में, उसको आप ध्यान से देखेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ क्या रहा है? प्राकृतिक चित्रण छायावादी। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपसे डिस्प्ले पे भी दे दिया हूं, ये आपको डिस्प्ले पे या दिख रहा होगा, उस पर आप देखते रहो, मैं पढ़ा भी रहा हूं। प्राकृतिक चित्रण छायावादी कविता के उल्लेख ने यह कविता प्राकृतिक विविध रूपों से हमारा आत्मीयता कराती है। यानी ये पीपल जो है ना, प्राकृतिक की सुंदरता और अनेक रूपों से हमें मिलाता है। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल वृक्ष है जो अनेक बदलावों का साक्षी है। पीपल का पेड़ युग युग से अचल और अटल है। ये ठहरा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजों को इसने जाते हुए, समाप्त होते हुए, बदलते हुए देखा है। ये प्रकृति की सौंदर्य का एक उत्तम वर्णन है। इसके माध्यम से हम प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है इसमें। चलिए तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि कानन कहया तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल। ये जो जंगल का पीपल का पेड़ है, युग युग से, लंबे समय से जंगल में अचल, न चलने वाला, अटल, न टलने वाला, समाप्त न होने वाला जो जंगल में है। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील। ऊपर नभ नील विस्तृत, नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील। जामुन तमाल इमली करील। यानी कह रहा है कि ऊपर नभ में और नीचे जो वसुधा की झील है, पानी है, वहां पर कौन? जामुन तमाल इमली करील। तो आपको याद रखना है पीपल के पास कौन कौन पेड़ था। तो जामुन था, याद रखना, जामुन था, तमाल था, जामुन तमाल इमली, इमली हो गया, उसके बाद आपका करील का पेड़ हो गया। याद रखना पीपल के पास ये 4 पेड़ और थे। जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। जल से ऊपर उठता मिरनाल, यानी कमल की जो कोमल ठंडल होती है वो ऊपर की ओर जाता है, और फुनगी पर खिलता कमल लाल। और पेड़ की फुनगी जो होता है बाबू, वो वृक्ष होता है ना, तब जो बड़ा वृक्ष होता है ना, उस पर जो शाखाएं होती है, ऊपर में जो फूल खिलता है उसको हम फुनगी कहते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा को जिसको छिप या फुनगी देसी भाषा में कहते हैं, उस पर कमल खिलता, फूल खिलता है। तीर तीर करते क्रीड़ा मराल, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरी, झरझर हो जाती है बूंद बूंद झरझर झरकर। ऊंचे टीले से निर्झरी यानी झरना, झरती है, नीचे गिरती है, झरझर हो जाती है बूंद बूंद झरकर। और फिर ऊपर से तो एक झुंड में गिरती है, लेकिन जब नीचे गिरती है तो झर के छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाती है। निर्झर के पास, तो निर्झर एक शब्द है, निर्झर का अर्थ याद रखना है आपको। क्या है बाबू? निर्झर का अर्थ हो जाएगा झरना। निर्झर का अर्थ झरना, याद रखना आपको। अब क्या कह रहा है? निर्झर के पास खड़ा पीपल। अब उसी झरने के पास खड़ा ये पीपल का वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष, पीपल सुनता रहता है, खड़ा पीपल सुनता रहता है। कैसे? कलकल छल छल, पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं ढल ढल। तो पीपल के पत्ते हिलते, कैसे हिलते हैं? ढल ढल। ऑब्जेक्टिव है, पीपल के पत्ते हैं गोल गोल। पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? पीपल का पत्ता है गोल गोल। कुछ कहते रहते हैं डोल डोल। पीपल का पत्ता कुछ हमें कैसे कहता है? तो डोल डोल के पीपल का पत्ता कहता है। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आती पंछी उड़कर। अब जब जब पंछी जो हो तरु पर आती है, किनारे पर आती है, घूमती है, रहती है, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पंछी उड़कर आते पीपल के पास, पीपल में एक फल होता है, पंछी उड़कर आते हैं और जब जब चुन चुन कर दाना खाते हैं। उड़ती
पड़ती है जब पावस की फुहार, बजते हैं पंछी के सितार, बहने लगते शीत बयार। अब कह रहा है पंछी के सुर कब गाने लगते हैं पंछी? जब पावस की फुहार यानी जब वर्षा होती है तब पंछी के सितार बजने लगते हैं, पंछी गाने लगती हैं और बहने लगते शीतल बयार। और फिर जब वर्षा की बूंदे होती है पंछी गाते हैं और शीतल बयार यानी एक ठंडी सी हवा बहने लगती है, ठंडी हवा चलने लगती है। तब तब कोमल पल्लव हिल डुल गाते रहते सरसर मरमर। अब देखो जब तेज हवा चलती है, पंछी गाने लगते हैं, शीतल बयार ठंडी हवा चलने लगती है, तब क्या होता है? कोमल पल्लव यानी पत्ता हिलते रहते हैं और फिर हिलते हिलते गाते हैं। कैसे गाते हैं? सरसर मरमर की आवाज़ आती है। आप देखोगे जब पेड़ दो पेड़ आपस में टकराएंगे, जो तेज हवा चलेगी ना, तो एक साउंड आता है। आप साइकिल चलाओगे और साउंड कान में लगेगा तो सरसर मरमर की आवाज़ आती है। मलजूल लख लख सुन सुन विह्वल बुलबुल, और फिर बुलबुल पक्षी जो जंगल में होती है सुन करके उस साउंड को, उस आवाज़ को, वो कैसे हो जाती है? विह्वल हो जाती है। बुलबुल गाती रहती है चौह चौह। बुलबुल कैसे गाती है? आपको याद रखना बाबू, बुलबुल पक्षी है वो कैसे गाती है? चौह चौह गाती है। बुलबुल पक्षी कैसे गाती है? चौह चौह। सरिता गाती रहती है, सरिता हवा, बह बह कह के कैसे गाती है सरिता? बह बह गाती है सरिता। बह बह का अर्थ हो गया धारा में जो बहती है उसे हम बह बह कहते हैं। ठीक है। पत्ते हिलते रहते हैं रह रह। पीपल के पत्ते कैसे हिलते हैं? रह रह करके, यानी एक बार यूं ऐसे लहरा के और फिर रुक के फिर लहराना, फिर रुक के फिर लहराना। पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं? रह रह कर। जितने भी हैं इसमें कोटर, अब जितने भी इस पेड़ में कोटर हैं, कोटर याद रखना, कोटर, कोटर क्या हो गया? पेड़ के बीच का हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पर पंछी गिलहरी अपना घर बनाते हैं, उसको हम कोटर कहते हैं। एक वृक्ष के बीच का तना जो होता है ना, जिसको हम स्टेम कहते हैं इंग्लिश में। जितने भी इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर हैं। तो पंछी गिलहरी जब कहाँ घर बनाते हैं अपना? तो कोटर में। याद रखना कोटर, कोटर पेड़ का। ये अगर मान लो आपका पेड़ हो गया पीपल का, तो पेड़ के इस हिस्से में, बीच के हिस्से में पंछी गिलहरी इस तरीके से अपना घर बना लेते हैं। पंछी गिलहरी का घर कहाँ होता है? कोटर में होता है। सब पंछी गिलहरी के घर संध्या को दिन आता जब ढल, और जब संध्या होती है, शाम होती है, दिन ढल के समाप्त हो जाता है, सूरज चलते हैं अस्ताचल, और फिर सूरज खत्म हो जाता है, अस्त की ओर, डूबने की ओर चला जाता है। कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, और फिर अपने कर में किरणों के सारे प्रकाश को समेट करके जब वो अस्त होती है, डूबने चली जाती है, हो जाता है सुनसान। तब क्या हो जाता है? सुनसान यानी सन्नाटा। जब सूर्य अंत अस्त होता है, सारे लोग शाम के समय में, पंछी काग सब अपने अपने घर चले जाते हैं, है ना, सुनसान। लोग चल पड़ते घर को। सारे लोग कहाँ चले जाते? तब शाम होती है, सूर्यास्तम, घर को चले जाते। चील कोक अंधियाली संध्या को विलोक, फिर चील कौवा पशु पक्षी बगला मैना जो भी होता है सब अंधियाला संध्या को विलोक हो जाते हैं, अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। कोटर में जिनका बांस पक्षी पेड़ पौधे जहाँ जिसका स्थान होता है, निवास स्थान, वो वहाँ की ओर चल पड़ते हैं। भर जाता है कोटर, कोटर बस जाते हैं पत्तों पे घर। और फिर क्या होता है? प्रत्येक कोटर, पेड़ पेड़ में जो पक्षी अपना स्थान बनाते वहाँ चले जाते हैं और बस जाते हैं पत्तों पर घर। बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो पत्तों से घेर घेर के अपना घर बनाते हैं। घर में आती नींद उतर। फिर क्या होता है? जब संध्या होती है, शाम होती है, रात होती है, तो हर घर में नींद आ जाती है। मानव हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, चरिंदा परिंदा जो भी हो ना, रात बनाया गया इसीलिए। रात में, रात का समय बनाया क्यों गया? ईश्वर ने बनाया कि आराम करो, आंखों से सुंदरता रोशनी खत्म हो। ईश्वर ने कुछ सोच समझ के शाम को सूर्य अस्त का समय बनाया कि जब प्रकाश खत्म हो जाएगा, लोगों के सामने अंधेरा आएगा, माइंड शांत होगा, फिर लोग सो जाएंगे, दिन भर की थकावट दूर होगी, फिर प्रकाश आएगा। तो अंधेरे में सोने का है और रोशनी में जागने का है। अब सब घर में नींद उतर आती है, निद्रा ही में होती प्रभात। और फिर जब हम शाम सूर्यास्त के बाद अपने अपने घर में सो जाते हैं, तब हम नींद में ही होते हैं। निद्रा, नींद का कहा गया है, निद्रा में ही होती प्रभात। फिर हमारी नींद में ही सुबह हो जाती है, कट जाती है इस तरह रात। फिर क्या हो जाता है? इसी तरीके से हमारी रात कट जाती है। प्रत्येक दिन होता है यही प्रक्रिया कि शाम को हम सो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं, फिर सुबह जागते हैं, सोते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। फिर वही बात रहे, फिर वही बात। फिर कौन बात? जो प्रत्येक दिन का काम है, शाम को सो जाना, सुबह को जागना, निद्रा में भोर हो जाना, नींद में ही। ये प्रक्रिया मानव जीवन में और मानव दानव पशु पक्षी सबके जीवन में ये सिस्टम चलता रहता है।
इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। और ये इस वसुधा का यानी इस पृथ्वी का यह एक वन्य प्रांत, एक जंगल है दूर अलग एकांत शांत। और ये जंगल है कहाँ? एक दूर है, एकांत है, शांत है खरा जहां पर शाल बांस। अब वहां पर पीपल के पेड़ के पास कौन कौन से पेड़ है? तो शाल वृक्ष, जहां पर भगवान बौद्ध को मतलब उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा पूरी की। शाल और बांस के पेड़ है वहां पर। पीपल के पास कौन से हैं? तो शाल और बांस के पेड़ है। चौपाए चरते नरम घास, और फिर वहीं पर चौपाए, चार टंगड़ी वाले पांव वाले जानवर जो वहीं पर घास चरते हैं, नरम घास। निर्झर यानी झरना, सरिता के आसपास, सरिता तालाब पोखरी को कहा गया, वो पीपल निर्झर कहाँ पर है? पोखरी के आसपास। रजनी भर रो रो कर, रजनी का अर्थ रात होता है, याद रखना, रजनी का अर्थ रात, रजनी नाम होता है। इसमें किसी विद्यार्थी का नाम रजनी है? कमेंट में बताओगे। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है, रे रोज भोर नाश्ता करते हैं जहां मोर। और फिर रजनी यानी रात, शाम अंधेरे में रो रो कर चकोर मचा देता है। और जब भोर होती है, सुबह का समय होता है, जहां पर भोर में मोर नाचता है। जब भोर का समय होता तब कौन नाचता है? तब मोर नाचता है वहां वल्लरी, क्या है वहां वल्लरी यानी लता, लत्ती को वल्लरी कहा गया है। वहां वल्लरी का बंधन, बंधन क्या? वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन। अब क्या कह रहा है कि वहां पर एक वल्लरी है, बंधन है, लता है, और वो बंधन, बंधन क्या? वो बंधी हुई चीजें क्या? आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन। बुझती पथिकों की जहां प्यास, अब वो ऐसा निर्झर है, झरना पीपल का पेड़ है, वहां पर समुंदर है, वहां पर बहुत सारे पथिकों की जहां प्यास बुझ जाती है और निद्रा लग जाती अनायास है। और फिर जिसको नींद आ जाती है, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे वहां पानी पीते हैं झरना में, और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे सोते हैं, निद्रा पड़ जाते हैं, नींद आ जाती है, वहीं सदा इसका निवास। और फिर पीपल का और झरने का सदा निवास वहीं के लिए होता है, जहां पर प्रत्येक पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, और सदा इसका जो है वो अनायास निद्रा में खो जाती है और प्यास लग जाती है, नींद आ जाती है, वहीं पीपल की पेड़ है। यानी इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। लेखक ने इस पेड़ के माध्यम से हमें यह बताया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना अति आवश्यक है, कितना इंपॉर्टेंट है। कि एक पेड़, वहां पर तालाब होता है, पशु पक्षी पेड़ के पास रहते हैं, इवन मानव भी पेड़ के छाये में सोते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं। जो जानवर होते हैं चढ़ते घूमते फिरते हैं, पानी पीते हैं, फिर अस्ताचल होता है, सब अपने अपने घर को सो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे जीवन में होता रहता है। तो पीपल के पेड़ के महत्व को हमारे जीवन में बताया गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हम बता सकते हैं कि उससे पशु पक्षी फल खाते हैं और जानवर और मानव उसके नीचे में आराम करते हैं। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? तो जब पड़ते हैं पावस के फुहार, बजते हैं बुलबुल के सितार। तो जब वर्षा होती है तब बुलबुल पंछी गाने लगते हैं। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें। आपने वहां जो देखा वन्य प्रांत कैसा सौंदर्य था, उस सौंदर्य को बयान करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप बताओगे कि पीपल का पेड़ निर्झरने के पास है, वहां पर कौन कौन सा पेड़ है? शाल वृक्ष है, बांस का पेड़ है, और उसके पीछे में जामुन, तमाल, इमली, कड़ील के वृक्ष हैं। इस तरीके से उसका सौंदर्य को वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर कितना था? चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने अब तक 13 चैप्टर नहीं देखा है तो आप क्या कर रहे हो? तब से प्लेलिस्ट में जाओ और दिया होगा नन हिंदी क्लास 10th 2025, जाकर के उस वीडियो को देखो। पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने क्लियर किया है। और जितने विद्यार्थी मैथिली के हैं, मैथिली का चैप्टर अब तक नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम से शेयर कर देंगे, स्टेटस लगा लेंगे, शेयर के माध्यम ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर कर देंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास पढ़ के? मजा आया? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।